नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स। और दोस्तों, इस बार हम आपको मिलवाने जा रहे हैं करनाल जिले के एक ऐसे नेता से जिन्होंने अपने जीवन का अहम योगदान राजनीतिक दलों को बदलने में लगा दिया। सफलता नहीं मिली, कारण था उसका ईमानदारी से काम करने का। जुनून जो होता है वो ईमानदारी से लोगों की सेवा करने का था। और आपको अगर कर्म वाइज में इस पूरे मामले की जानकारी दूं तो आपको ध्यान होगा, करनाल जिले से लगभग 10-11 किलोमीटर पर वीरेंद्र मराठा जी का एक पेट्रोल पंप है और उसके पीछे उनका घर है। अब बात करें, वीरेंद्र मराठा आईएएस ऑफिसर रिटायर हैं, वॉलंटियर रिटायरमेंट ले ली थी क्योंकि जज्बा था समाज की सेवा करने का। लेकिन उनको ये मालूम नहीं था कि राजनीति की दलदल में आने के बाद फंस जाएंगे, ऐसी दलदल में जिसमें से कई लोगों ने निकालने का प्रयास किया, निकाला, उठा के दोबारा फिर दलदल में डाल दिया। दोस्तों, 6 बार पार्टियां बदल चुके हैं। अब उन्होंने ज्वाइन की है एनसीपी, वो भी दिल्ली में जाके, हरियाणा में नहीं, दिल्ली में जाके। चलिए मैं आपको क्रम वाइज थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूं। जो वीरेंद्र मराठा हैं उनके जीवन के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा। दोस्तों, ये वो मराठा है जिन्होंने हमारी रोड बिरादरी है उनको उनके इतिहास के बारे में जागृत किया, बताया। और उसके बाद एकता शक्ति का पुनर्जन्म हुआ। पुनर्जन्म इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पार्टी ही जब एक समुदाय से जुड़कर बनी तो राजनीति के अंदर उतारा गया एकता शक्ति को। लगभग दोस्तों बता दें 34 उम्मीदवार मैदान में उतारे गए और 34 के 34 हार गए। लेकिन आपको बता दें, इस चुनाव के अंदर, राजनीति के अंदर ऐसा डेंट मारा गया जिसके अंदर एकता शक्ति पार्टी अस्तित्व में आ गई और उसके बिना आगे चलना अन्य दलों के लिए मुश्किल हो गया। अब दोस्तों, मामला जो पूरा का पूरा मामला है, अब मैं आपको क्रम वाइज जो चीज़ें बताने वाला हूं, आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। हैरान मराठा जी भी हैं क्योंकि कुछ देर के बाद मेरे साथ जुड़ जाएंगे और मैं उनसे जो सवाल करने वाला हूं वो बेहद ही चुकाने वाले सवाल होने वाले हैं। दोस्तों, आपको बता देते हैं, एकता शक्ति पार्टी जो है उसके संस्थापक रहे मराठा जी, आज भी हैं। और एकता शक्ति काम कर रही है अपने लेवल पर, सामाजिक कार्य कर रही है। राजनीतिक क्षेत्र में फिलहाल अभी कोई कदम आगे नहीं बढ़ाया। आपको बताते हैं उसके बाद क्या होता है। उसके बाद होता है कि जो ये चुनाव लड़ा, सारे हारे। उसके बाद मराठा जी बीएसपी की टिकट से चुनाव लड़े, वो ज़बरदस्त स्टैंड मारा, हार गए। और उसके बाद बात करें तो मराठा जी बीएसपी के बाद चले गए बीजेपी में, भारतीय जनता पार्टी के अंदर। और भारतीय जनता पार्टी के अंदर किसके कहने पे गए, ये बड़ा सवाल है। बड़ी नेत्री सुषमा स्वराज और नितिन गडकरी जो केंद्र में मंत्री हैं, इन 2 बड़े दिग्गज नेताओं के कहने पर भाजपा में चले गए। अब मतलब राजनीति की दलदल की बात कर रहा हूं, तो ये उठाया इनको और भाजपा में ले गए। लेकिन जो कमिटमेंट हुई, जो वादे हुए, सारे के सारे वादे झूठे साबित हुए। फिर वापस से मराठा जी को वापस आना पड़ा। अब दोस्तों, बीजेपी से वापस आने के बाद क्या होता है कि अब ये बीजेपी से जब वापस आते हैं तो 2014 की बात है, तो उससे पहले 2012 में भी चुनाव लड़ते हैं। 2014 में के बाद आपको बताएं तो ये मराठा जी चले जाते हैं कांग्रेस में, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बहकावे में आ जाते हैं, बहक जाते हैं, उनकी पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं। लेकिन यहाँ भी मिलता है उनको धोखा। कहते हैं मौका और धोखा जब मिलता है ना, लोग मार लेते हैं, और राजनीति में खास बात है। और इसके बाद यदि बात करें तो हुड्डा से धोखा मिलने के बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी भी इनके द्वार पर पहुंच जाते हैं। फिर से एक बार फिर नया सपना दिखाकर भाजपा में ले जाते हैं। अब दोस्तों, भाजपा उस समय चुनाव में थी 75 पार, और मराठा जी का जमकर किया
इस्तेमाल। जो मराठा जी से वादा किया वो पूरा नहीं हुआ। आपको मालूम है नेता लोग वादा करते हैं पूरा नहीं करते। सारी जनता इस बात से बड़ी परेशान है। दिल्ली में बड़ा हंगामा हो रहा है। जो वादे किए पूरे नहीं हुए, जो केंद्र ने कहा पूरा नहीं हुआ। अब मामला चलते चलते आपको बता दें भाजपा से तंग आ जाते हैं। जो दलदल में गए फिर दलदल में वापस फिर चले जाते हैं आम आदमी पार्टी के अंदर। आप कितना शॉर्ट नेम है। अब जो एथिक्स अरविंद केजरीवाल की ओर से दिखाए जाते हैं, आम आदमी पार्टी की तरफ दिखाए जाते हैं, वो एथिक्स मराठा जी को एक भी नज़र नहीं आया। अब रीज़न क्या था इसका वो भी हम पूछेंगे इनसे भी, आखिरकार ऐसी क्या बात हुई। विजन नहीं, सबसे बड़ी बात मराठा जी का कहना इस पार्टी का कोई विजन ही नहीं है। और दोस्तों आजकल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी साफ साफ अरविंद केजरीवाल को निशाने पर लिए हुए हैं। अब दोस्तों इतना कुछ होने के बाद चस्का पड़ जाता है राजनीति का दोस्तों। अब वो चस्का पूरा करने के लिए मराठा जी की बात होती है अब नेशनल पार्टी से, एनसीपी नेशनल कांग्रेस पार्टी से। अब दिल्ली में मराठा जी ने एनसीपी ज्वाइन कर ली है और जल्दी एनसीपी की ओर से बड़ा पद मिल सकता है। जल्दी एक वर्किंग कमेटी की मीटिंग होने वाली है, उसमें मराठा जी को क्या जिम्मेदारी मिलती है, जो उन्होंने कहा उसको पूरा करते हैं या नहीं करते हैं, ये अब प्रश्न क्वेश्चन मार्क में आ जाएगा। क्योंकि जब तक वो पूरा नहीं होगा तब तक देखते हैं क्या होता है। दोस्तों अगर नहीं हुआ पूरा तो आप ये सोचना कि एनसीपी को भी झटका लगेगा। कहते हैं जोर का झटका धीरे से लगेगा। चलिए सीधा ले चलते हैं आपको वीरेंद्र मराठा जी के पास। दोस्तों हमारे साथ जुड़ चुके हैं मराठा वीरेंद्र सिंह वर्मा। उनसे जानते हैं कि एनसीपी ज्वाइन की है और एनसीपी ज्वाइन करने की सबसे पहले हम अब तक टाइम्स की ओर से बधाई देते हैं। मराठा जी आपको एनसीपी ज्वाइन करने पर हम अब तक टाइम्स से बहुत बहुत बधाई देते हैं आपको। बहुत बहुत धन्यवाद जी। मराठा जी क्या कहना चाहेंगे, एनसीपी में आपने क्या देखा? एनसीपी में ये श्रीमंत शरद पवार जी का व्यक्तित्व जी, उनके विचार जी, और उनका इतना बड़ा कद, जी, आने वाले समय हिंदुस्तान के भविष्य की आशाएं, जी, और केवल मैं नहीं, जी, सारी पार्टियां, सारी विपक्षी पार्टियां इस समय उनमें सब कुछ देख रही हैं और मुझे भी वही दिख रहा है। लेकिन मैं इसलिए गया क्योंकि हमने जो एकता शक्ति पार्टी का गठन किया था उनसे वह मेल खा रहे हैं विचार, और हमारे कार्यकर्ताओं से भी हमने सलाह की है। उन सब का भी यही मत बनता है कि एकता शक्ति पार्टी हमारे लिए भविष्य में अच्छी रहेगी और उधर काम करेंगे तो हम ज़्यादा अच्छा परिणाम भी हमें मिलेगा। मैं बात समझा नहीं आपकी कि एकता शक्ति में काम करेंगे या एनसीपी में करेंगे, ये थोड़ा सा। जो एकता शक्ति पार्टी में नहीं कर पाए जी, वहाँ कोई राजनीतिक रूप से जीत के रूप में परिणाम नहीं मिल पाए, जी, एनसीपी में जाके वह परिणाम मिल सकते हैं। एकता शक्ति पार्टी में नहीं मिल पाए हैं, एनसीपी में जाके मिल सकते हैं। बिल्कुल दोस्तों आपको बता दें बड़ी उम्मीद है कि जो एकता शक्ति पार्टी में नहीं मिला वो एनसीपी में मिल सकता है। मराठा जी बड़ा आपका ये हम जीवन को देखें, पिछला राजनीतिक जो जीवन आपका चलता जा रहा है उसकी बात करें, आप बहुत जल्दी दूसरों से प्रभावित होते हैं और बहुत जल्दी निराश हो जाते हैं, क्या कारण है? क्योंकि जब आदमी अंदर से कुछ और बाहर से कुछ मिलेगा, बाहर का देख के तो प्रभावित हो गए, अंदर जाके देखा तो कुछ और ही मिला, तो निराशा तो फिर स्वाभाविक है। तो क्या कहना चाहेंगे, अब आपको क्या लगता है कि कैसे एनसीपी जो आपकी उम्मीदें हैं उस पर खरी उतर पाएगी? शरद पवार जी के व्यक्तित्व पे, उनके चरित्र पे, उनके विचार पे जी, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो देश के बारे में अच्छा सोचता है, समाज के बारे में अच्छा सोचता है, उसे वहाँ सब कुछ मिल सकता है।
मराठा जी, मैं बात करूँ, एक समय था जब आप एकता शक्ति पार्टी में आपने लगभग 34 उम्मीदवारों को चुनाव लड़वाया, एक भी सीट नहीं जीती, काफ़ी निराशा हाथ में लगी। उसके बाद आप बीएसपी में चले गए और बड़े आपने मायावती जी का गुणगान किया, उनसे आशीर्वाद लिया। तो क्या लगा फिर उसके बाद, उनको भी झटका या उन्होंने आपको झटका दिया? हम चुनाव के समय में भाई बीएसपी में जाते थे, क्योंकि दूसरी पार्टियां हमें अभी कुछ नज़दीक भी नहीं लगाया करती थी, और हमारी विचारधारा दलित, शोषित और पिछड़ा समाज से मिलती भी थी। उनके भले के लिए हम काम भी करना चाहते थे। चुनाव के समय में हम बहुजन समाज पार्टी के पास गए, लेकिन बहुजन समाज पार्टी का जो यहाँ समझिए प्रभारी रहे हैं, अब विचारधारा तो बहुत अच्छी है बहुजन समाज पार्टी की, लेकिन प्रभारियों का अपना इंटरेस्ट अलग होता है। अब वो उस विचारधारा से भटक के अपना व्यक्तिगत जो उनकी इच्छाएं होती हैं उनको पूर्ति में लग जाते हैं। इस वजह से फिर बहुजन समाज पार्टी निरंतर चलता हुआ आंदोलन तो यहाँ हरियाणा में बन भी नहीं पाया है, हम भी नहीं बना पाए, क्योंकि हमें साथी ऐसे नहीं मिल पाए। इसमें बात करें कि बहुजन समाज पार्टी को आपने यूज़ किया या उन्होंने आपको किया? नहीं, किसी ने किसी को यूज नहीं किया, किसी ने किसी को यूज नहीं किया। दोनों के विचार मिलते थे, इकट्ठे चुनाव लड़ दिए, अच्छा रहा, परिणाम भी आया। जीत तक नहीं पहुंच पाए, वो बात अलग है। फाइट तो बहुत रही आपकी, असम से चुनाव लड़ा था, मुझे ध्यान है। हाँ, उससे पहले मैंने लोकसभा का भी लड़ा था, लोकसभा में भी अच्छी फाइट रही है, और विधानसभा में भी रही है। ठीक है, अभी ये तो व्यक्ति के हाथ में सब कुछ नहीं होता, हालात पे ही बहुत कुछ निर्भर करता है। जीत के तक पहुंचने के बाद भी नहीं जीत को दर्ज कर पाई। क्या कारण रहा आपने फिर बीएसपी छोड़ी, बीजेपी में आ गए? मुख्यमंत्री जी आए थे चुनाव के दिनों में। मैं उससे पहले की बात कर रहा हूँ, सुषमा स्वराज जी आई थी, नितिन गडकरी जी आए थे। हाँ, सुषमा जी से संपर्क हुआ, सुषमा जी ने कहा, और हमें जो है वायदा भी था, लेकिन वायदा समय पे नहीं निभाया। हवा हमसे बनवाई, हवा हमने बनाई। जो बड़े बड़े नेता आए, सुषमा जी आई, नितिन गडकरी जी आए, जो आपसे वादे किए, क्या लगता है आपको, जितनी बड़ी पार्टी है उतने बड़े वादे हैं और उसके बाद फिर बीच में छोड़ देते हैं, क्या कहना चाहोगे आप? अभी ऐसी राजनीति को मैं समझ नहीं पाया हूँ, मेरे बस का ऐसा राजनीति करना नहीं है। मैं तो जो कह रहा हूँ वह मैं करता हूँ, जो किसी से वायदा करूँगा उसको निभाऊंगा। मेरे से बस की ये राजनीति नहीं है, मैं कहूँ कुछ और करूँ कुछ। लेकिन अब तक जो मिल पाए हैं वह ऐसे ऐसे मिले हैं। लेकिन मुझे शरद पवार जी में ऐसी कोई बात नज़र नहीं आई है कि जो ऊपर से कुछ और अंदर से कुछ हूँ। वह अंदर बाहर से एक आदमी है, और मैं ये समझता हूँ कि इसी वजह से शायद वह पीछे भी रह गए हैं। प्रधानमंत्री तो वह बहुत पहले बन सकते थे जी, वो भी इसी वजह से पीछे रह गए। हाँ, इसी वजह से पीछे रह गए, और लगता है मुझे अब उनका समय आ गया कि वो 2024 में निश्चित रूप से प्रधानमंत्री होंगे। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें, मार्केट में जब आप सब्जी मंडी में जाते हैं, बड़ा सा एक मतीरा लेके आते हैं, वो आपको बेचने वाला कहता है भैया लाल निकलेगा, कहते हो काट के दिखा दे, विश्वास कर लेते हो, घर आते हो सफ़ेद निकलता है, ख़राब हो जाता है। ये धोखा कहते हैं इसको। वो प्राकृतिक है और ये राजनीतिक है। दोस्तों, दोनों बातें हैं। अब बात कर रहे हैं वीरेंद्र मराठा जी से, बड़े निराश से हैं, लेकिन कुछ जोश दिख रहा है उनके अंदर। अब बात करें, बीएसपी में गए सुषमा जी के, नितिन गडकरी जी के कहने से, फिर आपने पार्टी छोड़ दी, बीजेपी छोड़ दी, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा में आपने क्या देख लिया, उनको ज्वाइन कर लिया। अच्छा, पार्टी में तो जाने के बाद ही पता लगता है क्या है जी। आदमी जो कहता है उस पर विश्वास करते हैं जब, लेकिन वैसा नहीं दिखता वो बाद में, तो फिर आदमी साथ रह के करेगा क्या? उसमें सुधार थोड़ी करेगा कोई, ना वो सुधरता आपके कहने से। वो ले ही आपको जाए, शुरू में ही उसके मन में अगर धोखा हो, ले गए और बाद में अपनी बात से मुकर गए, तो ऐसे आदमी के साथ कितना लंबा चलोगे आप? मराठा जी, जब ऐसा होता है कि आप मजबूर हो जाते हैं छोड़ने के लिए, मन में पीड़ा कितनी होती है? पीड़ा तो होती ही है, पीड़ा तो होती ही है। इतना लंबा समय हम साथ रहे, और फिर वो सारा व्यर्थ गया, जो किया करवाया था वो उतने साल में, 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में, तो पीड़ा तो होती है।
आगे फिर दोबारा से फिर मेहनत करनी पड़ती है। तो ठीक है, ये तो जीवन है, और संघर्ष करेंगे और मेहनत करेंगे, निश्चित रूप से हमें लगता है कि परिणाम भी आएंगे अच्छे। इसके बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी आ जाते हैं आपके पास, 75 पार का नारा लेके आपको फिर बीजेपी में ले जाते हैं। तब क्या हुआ था? कौन सा वो मलाई कोफ्ता खिला दिया आपको? तब तो कांग्रेस वालों ने धोखा दिया था। अच्छा कांग्रेस की हवा उठती जा रही थी, बीजेपी की गिरती जा रही थी। अच्छा। तो हमने कहा यार, जिसने धोखा दिया वो तो बनने जा रहा है। अब मुख्यमंत्री जी आए, हम उनके साथ हमने फिर इसलिए लगे कि भाई ताकि कांग्रेस को झटका लगे और बीजेपी को जो साख गिरती जा रही है इसकी वह उसको संभले, और ऐसा हुआ भी, और इस क्षेत्र में असर भी, प्रभाव भी दिखाई दिया है उनको। लेकिन भाई अपने ठीक है नहीं निभा पाए उन बातों को, क्या पता क्या वजह उनकी रही है, क्या मजबूरियाँ रही हैं, इस बारे में मैं क्या कह सकता हूँ। लेकिन मेरे को तो जो उन्होंने कहा था वैसा वैसा वो आगे बाद में कर नहीं पाए। मराठा जी, आपके जाने से, भाजपा में जाने से, 75 पार के नारे के अंदर असम से हार गई भाजपा, नीलोखेड़ी से हार गई भाजपा, इंदर भी बड़ी धक्के से जीती है, करनाल का मामला भी फंस गया था, घरोंडा का भी आपको मालूम है फंस गया, 5 में से 3 सीटें निकल पाई, बड़ा जोर जमाइश करने के बाद आपका फिर अस्तित्व कहाँ गया? हमने आपको पहले ही कहा, उसकी साख गिरती जा रही थी जी, खत्म थी। हमारे आने पे कुछ संभली है। असंध में जहाँ 10,000 के आसपास जमानत भी नहीं बचनी थी, वहाँ कुछ सम्मानजनक स्थिति में तो पहुँच गई। घरोंडा में तो सीट जीती गई, अदरवाइज तो 16-17 हज़ार से हार में थे जब हम गए, और वो जीते हैं, अच्छे मार्जिन से जीते हैं। तो मुख्यमंत्री जी खुद भी फंस गए थे करनाल में। जब चारों तरफ की सीटें ही जा रही हैं, बैठ रही हैं, बिल्कुल ख़त्म हो रही हैं, तो निश्चित रूप से करनाल पे तो उसका विपरीत प्रभाव पड़ना ही पड़ना था। आपका तो क्षेत्र है जहाँ पर रहते हैं, नीलोखेड़ी में लग जाता है वो, नीलोखेड़ी भी हार गए। नीलोखेड़ी में भी सम्मानजनक स्थिति में तो पहुंच गए, अदरवाइज शुरू में तो भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल खत्म थी यहाँ। काफी था। हम कोई जादू की छड़ी थोड़ी ले रहे हैं, ऐसी जादू की छड़ी हमारे पास होती तो हम खुद ना जीत जाते। ऐसी जादू की छड़ी थी हमारे पास कि भाई हम जो है भारतीय जनता पार्टी में जाएंगे और एकदम उनको सारों को जिता देंगे। ठीक है, उनको सम्मानजनक स्थिति तक उनको पहुंचा दिया। हारना जीतना नहीं, वो थोड़ी सी वोटों से हार गए, जीत भी सकते थे। बात तो हार जीत की है ना जी। हाँ। जीत जाते कुछ और बात होती, हार जाते तो कुछ और हो जाता है। तो यही तो बात कर रहा हूँ मैं आपसे। तो क्या लगा नहीं आपको कि जो ये हार जीत का खेल खेला गया उसमें आपके पर्सनली राजनीतिक जीवन पर बुरा प्रभाव पड़ा हो? इसमें आदमी के हाथ में क्या, आदमी के हाथ में तो संघर्ष करना है, अपना काम करना। हमने अपना काम किया, हमने ईमानदारी से काम किया, परिणाम जो चाहते थे वह नहीं आ पाए, तो इसमें हम क्या कह सकते हैं। मराठा जी, मेरा एक सवाल है, शायद आप दुविधा में पड़ जाए मेरे सवाल से। मनोहर लाल जी के साथ क्या सेटिंग हुई थी, आपने बीजेपी ज्वाइन की थी? मेरी कोई सेटिंग नहीं, आए थे, उन्होंने कहा था सहायता करने को, मैंने सहायता की। उन्होंने कहा था भाई हम बाद में आपके सारे बातें संभालेंगे भी, जो भी कुछ उन्होंने क्या बताएं आपकी, भाई मैं पद को ज़्यादा भूखा भाखा नहीं हूँ जी। उन्होंने कहा था, लेकिन वो कोई कर नहीं पाए। कोई हमारा ना व्यक्तिगत ना सार्वजनिक कोई कार्य नहीं कर पाए। पता नहीं मजबूरी उनकी क्या रही है, मैं नहीं कह सकता। मुख्यमंत्री की भी मजबूरी होती है। अब मैं क्या कह सकता हूँ, मैं तो वही बता सकता है क्या मजबूरी है क्या नहीं है। आपको लगता नहीं जनता आपसे पूछती होगी मराठा जी, आपके जो समर्थक हैं एकता शक्ति वाले, बहुत लंबी चौड़ी फौज है, वो आपसे पूछते नहीं मराठा जी ये क्या हो रहा है आपके जीवन को लेकर? क्योंकि आप अगर चिंतित हैं तो आपकी पूरी की पूरी सेना चिंतित होगी। तो क्या क्या आश्वासन देते हो आप कि क्या लगता है आपको मनोहर जी ने ऐसी कौन कौन सी बातें कही, खुलनी चाहिए, पब्लिक के सामने आनी चाहिए? और भी काफ़ी लोग हैं उनको भी बड़े दे रखे हैं ऐसे प्रलोभन। पूछते हैं और पूछने के कारण ही फिर उनकी राय के अनुसार हम काम भी कर रहे हैं। अब उनकी राय के ऊपर चल के ही तो हम यहाँ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में जा रहे हैं। शरद पवार जी की जो शागिर्दी में हम जा रहे हैं, उनके मार्गदर्शन में जो काम करने का संकल्प हम अब ले रहे हैं, वो अपने कार्यकर्ताओं के कहने पे ही, उनके समझो अनुरोध पे तो एक सारा कार्य हो रहा है। तो बात करें फिर, आप ये भाजपा छोड़ देते हैं, आम आदमी पार्टी में चले जाते हैं, उनके एथिक्स जाने से पहले बढ़िया लगते हैं और बाद में पता लगता है कुछ भी नहीं है। वहाँ भी कार्यकर्ताओं के अपने साथियों के कहने से गए थे, वहाँ मुझे लगा नहीं कोई उनका विजन है।
जी। विजन कोई नहीं लगा मुझे। और जो करप्शन फ्री गवर्नमेंट की बात थी वो मुझे एक ढकोसला लगा, उसमें कुछ बात लगी नहीं। जहाँ उनका कार्य करने का तरीका था कि भाई करप्शन फ्री गवर्नमेंट देने का इनका कोई मन में है, ऐसी बात मुझे कोई उनमें नज़र नहीं आई। कोई सिस्टम नहीं है, कोई काम नहीं है, ऐसे थोड़ी पॉलिटिकल पार्टी कोई चलती है। लोगों से कहना चाहोगे आम आदमी पार्टी के बारे में, क्या उनको सपना तैयार करना चाहिए, आम आदमी के प्रति क्या मानसिकता रखनी चाहिए? नहीं, हम तो कहते हैं भाई अपना हर एक की अपना अपना सोच होती है, ईमानदारी से काम करो, समाज के भले के बारे में सोचो। समाज का भला सोचोगे तो समाज आपका भी भला सोचेगा, ये तो स्वाभाविक है। तो बाकी हम तो चल रहे हैं, हम तो अपनी तरफ से ठीक काम कर रहे हैं। देखो आगे हमें ऐसी आशा भी है कि परिणाम अच्छा ही रहेगा। अब बात करें, आम आदमी पार्टी छोड़ दी आपने, एनसीपी में चले गए। अब एनसीपी के अंदर क्या लगता है आपको, क्या होगा क्या? हरियाणा को लेकर आपकी क्या सोच है? आप तो आपका पूरा जीवन ही हरियाणा से जुड़ा है, हरियाणा में आप राजनीति करते हैं और केंद्र का सपना एनसीपी देख रही है। क्या लगता है आपको, ऐसी कौन सी बातें हैं, ऐसे कौन से वादे हैं जिनसे आप प्रभावित हुए और आपने एनसीपी ज्वाइन की? देखो मान्यवर श्रीमद शरद पवार जी के मार्गदर्शन में काम होगा। उनको हम अपनी सारी बातें बताएंगे और उनको सहमति से हम एकता शक्ति पार्टी वाली बातें हरियाणा में उठा के चलेंगे। क्षेत्रीय भेदभाव के बारे में कम, सारे हरियाणा के बारे में जो हमारी थी कि भाई 60 से कम 10,000 और 60 से ऊपर 5,000 रुपये महीना एक आदमी को अपना निर्वहन के लिए मिलना चाहिए। अगर सरकार किसी को रोजगार नहीं दे सकती तो सरकार का कर्तव्य बनता है कि उसके लिए इतना कुछ करे कि वह अपने आप को बेबस महसूस ना करे। तो ऐसा काम हम करेंगे, हमारे पास योजनाएं हैं और उनका क्रियान्वयन भी संभव है। हमारे पास जिस तरह से हमने क्रियान्वित करनी है वो सारा तरीका भी लोगों को समझाया हुआ है, लोग समझे हुए हैं। और हमारे साथ जैसे हम नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी में हैं, अब काम करेंगे तो वो एकता शक्ति पार्टी वाली सारी बातें तो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं ही। जी। तो लगता है जो लोगों का जैसे हमें रिस्पांस मिल रहा है कि बहुत अच्छा परिणाम रहेगा इसका आगे भविष्य में। लगता है, उम्मीद कितनी है? उम्मीद तो 100% है। जब भी तो एक वो वेदपाल जी है, पूर्व स्पीकर रहे हैं, उन्होंने भी एनसीपी ज्वाइन की हुई है, वो भी अदर में ही है, अभी भी आगे नहीं बढ़ पा रहे। उसके बाद उनके पीछे देखा जाए तो आप भी लग गए हैं। नहीं, अच्छा है, वेदपाल जी अच्छे आदमी हैं। वेदपाल जी को हम बाद में मिलेंगे, जब कुछ हमें जिम्मेवारी मिलेगी तो वेदपाल जी को मिलेंगे, उनकी सलाह भी लेंगे, उनका मार्गदर्शन भी लेंगे। लेकिन हम तो काम करने वाले आदमी हैं, सीधी सी बात है। हम तो घर बैठने वाले आदमी नहीं हैं, काम करेंगे समाज के लिए, रात दिन करेंगे, संघर्ष करेंगे पूरा। मराठा जी, आखिरी सवाल जान लेते हैं, जो आपका ये कर्म है आगे बढ़ता रहेगा या यहाँ कहीं स्टॉप होने का ठहराव दिखने का कुछ लगता है? जब तक जीवन है और शरीर में जान है तब तक तो हम लगे ही रहेंगे, समाज के भले के लिए लगे रहेंगे। जी। और जब परमात्मा का दिया हुआ ये शरीर है, जब वह इस शरीर की ताकत कम कर देगा फिर बात अलग है, फिर अपना जैसा परमात्मा चाहेगा वैसा होगा। तो मराठा जी, यदि बात करें कि मान लो एनसीपी से भी आपको दूसरे दलों की तरह धोखा मिल जाता है, एकता शक्ति पुनः आ सकती है अस्तित्व में? मुझे यहाँ धोखा मिलने का 1% भी कोई संभावना नज़र नहीं आती है, क्योंकि ये बहुत बड़ी शख्सियत के स्वामी हैं, इसके मालिक माननीय श्रीमंत शरद पवार जी। जो मुँह से निकलता है वही वो उनसे होता है, वही जैसा वो कहते हैं वैसा वो करते हैं। और अब तक जो पिछला जीवन उनका रहा वो भी सारा का सारा ऐसा ही रहा है। मराठा जी, बिल्कुल निचोड़ में आ जाएं, कांग्रेस के बारे में आपकी क्या संक्षिप्त में राय है, भाजपा के बारे में क्या है, और यदि बात करें ये इनेलो है, जेजेपी है, आम आदमी पार्टी, अगर इन दलों की बात करें आपकी क्या राय है? जनता को आपसे ऐसी कौन सी राय हो जिससे सहमत होना हो? इतनी बड़ी हैसियत रखने वाला आदमी नहीं हूँ मैं कि मैं इतनी बड़ी बड़ी पार्टियों के बारे में अपनी टिप्पणियाँ दूँ। ठीक है, सब अपने अपने ढंग से काम कर रहे हैं, लोग जिसको जैसा समझ रहे हैं उसको वैसा परिणाम भी दे रहे हैं।
लेकिन आगे आने वाला भविष्य हमें लगता है कि ये राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का है। चलिए मराठा जी, आपने हमसे बात की, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल दोस्तों, अब आपको बता देते हैं कि तब एनसीपी का क्या रहने वाला है, होगा क्या। मराठा जी ये छठी पारी खेल रहे हैं, मतलब अभी तक जितने मैच खेले हैं सब में आउट हुए हैं। अब छठी टीम में चले गए हैं, छठी बारी स्टार्ट हो गई है राजनीति के अंदर। और जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि किस तरह से राजनीतिक उठा पटक के अंदर आदमी का, नेता का यूज़ किया जाता है। यूज़ एंड थ्रो एक पॉलिसी है दोस्तों, और वही बिल्कुल एज इट इज़ वही पॉलिसी के ऊपर काम हुआ। आप में से भी काफ़ी लोग इस राजनीति का शिकार हुए होंगे। हम चाहेंगे कि आप अपने कमेंट्स लिखें भी, आप कौन से नेता से परेशान हुए, उनके धोखे का शिकार हुए, आप उनके बारे में लिखें कमेंट्स बॉक्स में, ताकि लोगों को पता चल सके कि आखिरकार ये हो क्या रहा है हरियाणा के अंदर। जिस तरह से कांग्रेस की बात करें, भाजपा की बात करें, या फिर आम आदमी पार्टी की बात करें और अन्य छोटे दलों की बात करें, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा लोचा सा फंसा हुआ दिखता है। अब बात करें जिस तरह से मराठा जी अब एनसीपी में चले गए हैं, तो आपकी क्या राय है, मराठा जी का ये कदम कितना प्रशंसनीय है या नहीं है? आप अपने कमेंट बॉक्स में राय दे सकते हैं। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स, मैं हूं विकास सुखीजा अपने साथी रिकेश के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। This is important for you and your loved ones. Choose a policy today from Star Health Insurance. This is important for you and your loved ones. Choose a policy today from Star Health Insurance.